Jai Hind students, class 12. In this video, I am going to discuss the topic responses to abiotic factors, which comes under the chapter 13 ecosystem. In the previous video, we have discussed about the level of ecosystem, organization of ecosystem. Ecosystem बना कैसे है, इसका लोअर यूनिट, लोवेस्ट यूनिट क्या है, दैट वाज अ मैक्रोमोलिक्यूल्स, देन सेल, देन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, देन ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गेनिज्म, देन कम्स द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन, देन पॉपुलेशन ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन फॉर्म्स द कम्युनिटी, and when community interacts with the abiotic factors and also with biotic factors, then it forms the ecosystem. Then we read the biotic factors like soil, temperature, water and light. Now in this topic we have to read that how the biotic factors are coped up by the living organism. कैसे बायोटिक फैक्टर से हम लोग एक इंटरेक्शन और एक कम्युनिकेशन बनाकर रखते हैं, एक मेल जोल बायोटिक फैक्टर से हम अपने इंटरनल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का कहेंगे कि एक सामंजस्य, एक कम्युनिकेशन एक कैसे इस्टेब्लिश करते हैं, एक मतलब अच्छा वाला रिलेशनशिप जिसके कारण हम इस चेंजिंग इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में भी, चेंजिंग बायोटिक फैक्टर्स में भी सरवाइव कर पाते हैं. इस पूरे टॉपिक में ये थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है. मैं सजेस्ट करूँगी कि इसको लाइन बाय लाइन पढ़ें और इसके एक एक लाइन को समझें, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है. तभी आप इसमें आए हुए डेफिनेशंस को डिफाइन कर पाइएगा, क्योंकि रटना मुमकिन नहीं है. पहली एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी बात की गई है, दैट इज होम्योस्टेसिस. इस होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना इंटरनल इन्वायरमेंट मीन्स अपने बॉडी का इन्वायरमेंट, अपने लिविंग फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट को हमेशा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बचा कर रखता है, एक कंसिस्टेंसी बना के रखता है, मतलब एक स्टेबिलिटी बना के रखता है, एक रिलेशनशिप ऐसा बनाता है कि उसके साथ उसका अच्छा कोऑर्डिनेशन बैठ पाए. ऐसा नहीं हो जैसे कि अचानक क्या हुआ कि टेम्परेचर बढ़ जाए और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए और हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है, एक लिविंग बीइंग का, जो हमारा ह्यूमन का जो बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है, मानिए 37 डिग्री सेल्सियस, तो वो भी हमारे में अगर होम्योस्टेसिस का कैरेक्टर नहीं रहेगा तो क्या होगा, हमारे बॉडी का भी टेम्परेचर अत्यधिक बढ़ता चला जाएगा इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण, और हो सकता है हम लोग एग्जिस्ट नहीं कर पाए. इस एग्जिस्टेंस के लिए हम में एक कैरेक्टर डेवलप हुआ कि हम अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं. हम में एक कैपेबिलिटी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक कैपेबिलिटी है. यहाँ हम में मीन्स आई एंड यू नो, not only, all the living organisms have the capability to maintain the consistency with the internal environment and its external environment. इस कैरेक्टर को हम लोग कहते हैं होम्योस्टेसिस. ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है. अब देखिए, ये जो होम्योस्टेसिस का जो कैरेक्टर है वो फ्री में किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नहीं मिल जाता. इस होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को काफ़ी खर्च करना पड़ता है. खर्च मीन्स व्हाट? खर्च मीन्स हमारा इंटरनल बॉडी करेंसी, दैट इज एटीपी. और खर्च, जैसे अगर हम लोग सांसारिक दुनिया में देखें तो खर्च मीन्स हमारे को खर्च करना, बहुत खर्चीला होना, मतलब क्या, पैसा बहुत खर्च होना. और हम जानते हैं कि हमारा बॉडी करेंसी क्या है, एटीपी है. मीन्स ये काफ़ी एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस है होम्योस्टेसिस करना. तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, इमेजिन कीजिए कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके पास इतना एटीपी नहीं है कि वो होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर पाए, या होम्योस्टेसिस उनके लिए बहुत खर्चीला है. तो हो सकता है वो अपने लाइफ स्टाइल में कुछ डिफरेंट चेंज लाएंगे, जिसके कारण वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अगर चेंज कर रहा है उससे कोप अप हो सके, उससे विथस्टैंड हो सके, उसका सामना कर पाए. और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इस होम्योस्टेसिस को कर पाएगा
उसके खर्च को बियर कर पाएगा, सह पाएगा, देन इट विल बी इजी एंड दे विल परफॉर्म द फिनोमिना ऑफ होम्योस्टेसिस ऑन द एक्सपेंडिचर ऑफ देयर एटीपीज। ओके, इसी कंसेप्ट को समझते हुए लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें एनसीईआरटी बुक ने इस सिचुएशन को एक एनालॉजी से, एक कंपैरिजन से दिखाया है कि इमेजिन कीजिए कि एक ऐसा पर्सन है जो कि रिच है और उसका बॉडी टेम्परेचर एक्टिविटी काम करने की जो कैपेसिटी है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे परफेक्ट है और वो रिच पर्सन है। तो अगर बाहर का टेम्परेचर गर्मी या ठंडी बढ़ेगी तो वो क्या करेगा? आराम से, उसके पास पैसा है तो एसी लगा लेगा, गर्मी में, ठंडक में कूलर लगा लेगा, ब्लोअर लगा लेगा। तो इस पैसे के खर्च करने के कारण वो अपने बॉडी को हर वक्त एक्टिव रखेगा और अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अच्छी एक्टिविटी करता रहेगा। उसकी एक्टिविटी कभी डाउन नहीं होगी और वो हमेशा एक्टिव रहेगा। लेकिन क्या इसके बदले वो क्या कर रहा है? इसके बदले वो पैसा खर्च कर रहा है। मीन्स इस व्यक्ति के पास एक्स्ट्रा मनी है। और इमेजिन कीजिए एक गरीब आदमी का, पुअर आदमी, जिसके पास इस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में गर्मी को सहने के लिए और ठंडक को बर्दाश्त करने के लिए उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो एसी, कूलर या ब्लोअर लगा पाए। तो वो क्या करेगा? वो घर में दुबक जाएगा, छुप जाएगा, उतने दिन काम नहीं करेगा, अपनी सारी एक्टिविटीज़ को रोक लेगा। जब फेवरेबल कंडीशन आएगा, जब नॉर्मल टेम्परेचर होगा, तब वो निकल कर कमाएगा और पैसे लाएगा, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो इस एक्स्ट्रा एसेसरीज पे खर्चा करे, एसी, कूलर, ब्लोअर लगाए। इस एनालॉजी को ठीक हूबहू होल लिविंग ऑर्गेनाइजेशन में आप कंपेयर कीजिए। हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं वो इतने छोटे हैं या इतना एटीपी नहीं बना पाते हैं, उनकी बॉडी फिजियोलॉजी इतना एटीपी अलाउ नहीं करती है कि वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कोप अप होने के लिए खर्च करें। और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म इतने रिच हैं इस मामले में, एटीपी के मामले में, कि वो अपना खर्च तो एटीपी से चला ही लेते हैं, उसके बाद उनके पास एक्स्ट्रा एटीपी भी है जिससे वो आराम से होम्योस्टेसिस बाय सेवरल फिनोमिना करके, जैसे ठंडक में मनुष्य, हम लोग जो क्या करते हैं, ठंडक में दांत किटकिटाएंगे, हाथ मलेंगे, तो ये सब पैसिव नहीं है। हाथ मलते हैं हम लोग ऐसे, तो हाथ मलना एक एक्टिव फिनोमिना है, दांत को किटकिटाना एक एक्टिव है, इसमें एटीपी का खर्च होता है। तो ऑफ कोर्स हमारे पास उतने एटीपीज होने चाहिए जिससे हम लोग अपना बॉडी फिजियोलॉजी तो करें ही, बॉडी ग्रोथ तो करें ही, साथ साथ इन एक्टिविटीज में भी खर्च कर पाएं। तो हम लोग क्या करेंगे? कभी हाइबरनेट नहीं करेंगे, कभी अपनी एक्टिविटी को रोकेंगे भी नहीं। गर्मी में भी, ठंडक में भी अब हम लोगों की एक्टिविटी स्टार्ट रहेगी, वैसे ही चलती रहेगी। और हम लोग कभी अपनी पूरी एक्टिविटी को कंसीज नहीं कर लेते हैं, बंद नहीं कर लेते हैं। कभी हम लोग कोई हाइबरनेट नहीं कर जाते हैं, या ऐसा नहीं है कि कुछ हमारा पूरा बॉडी डॉर्मेंट फेज में चला जाता है और फिर हम लोग कभी एक्टिव होते हैं। हम लोग हमेशा एक्टिव होते हैं क्योंकि हमारे पास इतनी एटीपीज हैं कि हम लोग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से डिफरेंट फिजियोलॉजिकल कंडीशन के द्वारा, जैसे गर्मी में स्वेटिंग करके अपने बॉडी को ठंडक पहुंचाएंगे, ठंडा में सीवरिंग ऑफ टीथ बाय रबिंग ऑफ हैंड्स, ये सब करके हम लोग एटीपी जनरेट करेंगे और अपने बॉडी को वार्म अप करेंगे। सो ये कंसेप्ट है जिसके कारण ये रिस्पॉन्स, कैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे रिस्पॉन्स दे रहा है, कैसे होम्योस्टेसिस मेंटेन कर रहा है, इस बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स के हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स उत्पन्न हुए, मतलब क्लासीफाई किए गए। कौन कौन से हुए? पहले हुए कन्फर्मर्स, दूसरे हुए रेगुलेटर्स, फिर पार्शियल रेगुलेटर्स, और भी बहुत सारे एक्टिविटी हैं जिसके बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है। कन्फर्मर कन्फर्म करेगा, कन्फर्म एक्टिविटी इसकी कन्फर्म रहेगी। रेगुलेटर्स, इसकी एक्टिविटी रेगुलेट होती हुई रहेगी।
और पार्शियल रेगुलेटर मीन्स ये थोड़ा कन्फर्मर की तरह बिहेव करेगा और थोड़ा रेगुलेटर की तरह भी बिहेव करेगा। जैसे आप एकदम पार्शियल रेगुलेटर को इमेजिन कीजिए मिडिल क्लास फैमिली से, जो एसी तो नहीं लगा पाएगा लेकिन थोड़ा बहुत कूलर लगाकर काम चला लेगा, थोड़ी एक्टिविटी उसकी डाउन होगी लेकिन एकदम डाउन नहीं होगी पुअर पर्सन की तरह। पुअर पर्सन बिल्कुल छुप जाएंगे, लेकिन ये जो पार्शियल रेगुलेटर्स हैं वो थोड़ा बहुत हर समय एक्टिव रहेंगे। सो अब आते हैं हम लोग कन्फर्मर्स, कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म है, रेगुलेटर्स कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पार्शियल रेगुलेटर्स में कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं। इन सभी ये जो डायग्राम है इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसके एग्जाम्पल्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए डायग्राम को अगर समझते हैं तो ये हमारा एक्सटर्नल लेवल है, ये देखो ये एक्सटर्नल लेवल इंक्रीज कर रहा है, ओके, और ये इंटरनल लेवल है। मीन्स ये इंटरनल लेवल मीन्स हमारे बॉडी का इन्वायरमेंट, हमारे बॉडी का फिजियोलॉजिकल कंडीशन, हमारे बॉडी का टेम्परेचर, हमारे बॉडी का ऑस्मोटिक प्रेशर, हमारे बॉडी का पीएच, हमारे बॉडी का वाटर कंटेंट, ये इंटरनल लेवल हो गया। एक्सटर्नल लेवल हो गया मीन्स हम आउटर इन्वायरमेंट का पीएच, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, इन्वायरमेंट का रेनफॉल, इन्वायरमेंट का साल्ट कंसंट्रेशन, ऑस्मेटिक रेगुलेशन, ये सब। अब देखो जो कन्फर्मर्स है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट लेवल को और इंटरनल लेवल को, एक्सटर्नल लेवल जैसे जैसे बढ़ रहा है वो कुछ नहीं कर रहे हैं, उसी के अनुसार बढ़ता चला जा रहा है। अब बेचारे क्या करेंगे, अगर एक्सटर्नल लेवल काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो गया तो कन्फर्मर्स का बॉडी टेम्परेचर भी अगर वो इन्वायरमेंट में एक्सपोज रहेंगे तो काफ़ी हाई हो जाएगा और बेचारे की डेथ हो जाएगी। इसके कारण वो कुछ कुछ एक्टिविटी करते हैं, या तो अपने पूरे एक्टिव कहीं दुबक जाएंगे, कहीं छिप जाएंगे, कहीं और कहीं माइग्रेट कर जाएंगे, या कुछ दूसरा ऐसा कुछ करेंगे जिससे वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से दूर हो जाएं। ओके, ये अपने बॉडी को कंफर्म किए हुए रहते हैं बिल्कुल। बॉडी इनका इंटरनल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और एक्सटर्नल लेवल आपस में रेगुलेट नहीं कर पाता है, मैच नहीं कर पाता है, अपने ये इंटरनल लेवल को रेगुलेट नहीं करते हैं, क्योंकि रेगुलेशन इनके लिए काफ़ी खर्चीला है। इनके पास इतनी एटीपी नहीं है कि ये एटीपी खर्च करके रेगुलेट करें। अब देखिए रेगुलेटर्स का है, उनका बॉडी का इंटरनल लेवल कोई फर्क नहीं पड़ता एक्सटर्नल लेवल क्या हो रहा है, सब हर वक्त कांस्टेंट ही रहेगा। जैसे एक्सटर्नल हम ही लोग को देखिए, अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो हमारा बॉडी इंटरनल हमारा जो टेम्परेचर है वो बढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट फिजियोलॉजिकल कंडीशन फिनोमिना से, जैसे स्वेटिंग करेंगे, प्रोफ्यूजली स्वेटिंग होगा, पसीना बहेगा, जिसके कारण हमारी बॉडी कूल डाउन होगी एवेपोरेशन के कारण, और उस पसीने से जो हमारी एनर्जी लॉस हुई तो हम लोग बहुत ज़्यादा इनटेक लेंगे वाटर का, न्यूट्रिएंट का, गर्मी में नमक पानी पीना स्टार्ट कर देंगे, और इन सभी के कारण हमारा उस वक्त 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी हमारा इंटरनल लेवल 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर ही रहेगा हमारा बॉडी लेवल, और हम लोग आराम से काम करते हुए रहेंगे। पार्शियल रेगुलेटर्स आप समझ लीजिए कुछ कन्फर्मर की तरह रहेंगे और थोड़े बहुत रेगुलेट भी कर पाएंगे। सो दीज आर पुअर पीपल, दीज आर रिच पीपल, दीज आर मिडिल क्लास फैमिली। सो इसमें बात याद रखने की क्या क्या है, होम्योस्टेसिस टर्म को याद रखिए। कन्फर्मर्स में कौन कौन ग्रुप आते हैं इनका आप लोग ये पूरा याद रखना है। ऑल बर्ड्स रेगुलेटर्स में कौन कौन से लोग आते हैं, कौन कौन से, पहला इसमें रेगुलेटर दिया है तो कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेगुलेटर्स में आते हैं। ऑल बर्ड्स, मैमल, वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट स्पीसीज आर रेगुलेटर्स, मीन्स वो अपने बॉडी को रेगुलेट करते हैं। तो रेगुलेट करना, कंफर्म करना, हाइबरनेट करना या डायापॉज करना, सस्पेंड करना, ये सब होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है। जिसके पास बहुत ज़्यादा एटीपी है लाइक बर्ड्स, मैमल, वो अपने बॉडी को रेगुलेट कर सकते हैं बहुत डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फिनोमिना से। जैसे चिड़िया क्या करेगी, उड़ जाएगी, ठंडे प्रदेश से गर्मी की ओर चली जाएगी अगर ठंडक बहुत ज़्यादा रही तो आखिर इस चिड़िया के पास इतनी एटीपी रहेगी तब तो ये उड़ेगी। सो मैमल्स रेगुलेट कर सकते हैं बाय स्वेटिंग, बाय स्वेटिंग प्रोफ्यूजली, स्वेटिंग इन समर एंड शिवरिंग इन विंटर। नाउ आप देखिए इसमें
कन्फॉर्मर्स में कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे? अबाउट 99% ऑफ एनिमल्स एंड नियरली ऑल प्लांट्स, मीन्स मैक्सिमम लोग जो हैं वो कन्फॉर्मर हैं और वो कन्फर्म करते हैं अपने एक्टिविटी को। मीन्स उनको उनके पास इतना एटीपी नहीं है कि वो अपने बॉडी के इंटरनल लेवल को रेगुलेट कर पाएँ और मेंटेन कर पाएँ। इसलिए हम कह सकते हैं कि रेगुलेट बहुत कम ही अमीर लोग हैं और बहुत ज़्यादा गरीब हैं और वो कन्फर्म करते हैं। कन्फर्मर में थर्मो रेगुलेशन और ये सब बात आएगी। आप बुक के एक एक लाइन को पढ़िएगा, क्योंकि थर्मो रेगुलेशन करना एक एनर्जेटिकली बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है और सारे एनिमल्स इसको कर नहीं पाएंगे। इसी कंसेप्ट में एक बात आती है कि आखिर क्यों लोअर पोलर रीजन्स में बड़े बड़े पक्षी, छोटे छोटे पक्षी नहीं पाए जाते हैं। अब छोटे पक्षी के स्ट्रक्चर को आप इमेजिन कीजिए कि ये अगर छोटा पक्षी है जिसका वॉल्यूम इतना है, ये छोटा पक्षी है, ओके, ये छोटा पक्षी है, तो इसका वॉल्यूम अगर हम लोग देखेंगे तो वॉल्यूम काफ़ी कम होगा इन कंपैरिजन टू एक्सपोज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जो इन्वायरमेंट से एक्सपोज है, उसके पूंछ होंगे, टेल होगा, पंख होगा, हेड होगा, फेदर होगा, तो एक्सपोज्ड एरिया काफ़ी ज़्यादा होगा, वॉल्यूम काफ़ी कम है। तो वॉल्यूम ही तो बॉडी का ऑर्गेनिक मैटर है और एटीपी यही इसी पे डिपेंड करता है, और सरफेस एरिया ज़्यादा है। और हम ये भी जानते हैं कि सरफेस एरिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट इवोल्यूशन और हीट प्रोडक्शन। हीट का उतना ही एक्सपोजर होगा, हीट उतना ही लॉस, हीट लॉस लिख सकते हैं। हीट जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा हीट लॉस होगा। इसलिए छोटी चिड़िया फायदेमंद नहीं है और वो जीवित नहीं रह पाएगी अगर उसका वॉल्यूम छोटी चिड़िया है, वॉल्यूम कम है और एक्सपोज्ड एरिया ज़्यादा है, तो क्या होगा, इनका हीट लॉस ज़्यादा होगा। और ठंडे प्रदेश में एक तो वो ठंड है, ऊपर से अपना भी बॉडी का हीट लॉस कर पाएंगे, तो वो जीवित ही नहीं रह पाएंगे। इसलिए पोलर रीजन में छोटी चिड़िया नहीं पाए जाते हैं, छोटे एनिमल नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ कैसा एनिमल चाहिए, जिनका वॉल्यूम ज़्यादा हो, वेटी हो, बल्की हो, मोटे हो, तगड़े हो, वॉल्यूम अंदर इंटरनल जो ऑर्गेनिक मैटर है वो ज़्यादा है और एक्सपोज्ड एरिया कम हो, सरफेस एरिया कम हो, ताकि हीट लॉस क्या होगा, हीट लॉस कम होगा, हीट लॉस कम होगा। इसलिए ये जो बड़े बड़े पशु पक्षी वो पोलर एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं, बिकॉज हीट लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, ओके, एंड हीट लॉस एंड सरफेस एरिया ज़्यादा रहा और वॉल्यूम अगर हो गया कम तो प्रॉब्लम हो जाएगी ज़्यादा। इसलिए ऐसे जो जानवर हैं वो स्मॉल एनिमल्स हैं और ये नहीं पाए जाएंगे पोलर एरिया में। जिनका सरफेस एरिया होगा कम, वॉल्यूम होगा ज़्यादा, जिसको हम लोग बिग एनिमल्स कहेंगे, लाइक पोलर बियर, बिग और हेल्दी और बल्की एनिमल्स जिसको कहेंगे, लाइक पोलर बियर्स, वो लोग वैसे एनिमल्स आपके पोलर रीजन्स में पाए जाएंगे। तो ये एक कंसेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है जिसको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये क्वेश्चन आता है, व्हाई स्मॉल हमिंग बर्ड्स आर नॉट फाउंड इन पोलर रीजन्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन and the answer is written in this, that heat loss or heat gain is function of surface area. Since small animals have large surface area relative to their volume, they tend to lose body heat fast when it is cold outside, and then they have to expend much energy to generate body heat through metabolism. This is the main reason why very small animals are rarely found in polar region. ये complete line आपको हूबहू लिख देना है उस आंसर में। इट मे कम इन 2 मार्क्स और 3 मार्क्स क्वेश्चन। अब इन दोनों के अलावा रेगुलेटर एंड कन्फर्म एक्टिविटी के अलावा भी कुछ एनिमल्स जो वर्क करते हैं होम्योस्टेसिस के लिए, वो है माइग्रेशन। ये तो बहुत सिंपल है, जिसमें टेम्पररली एक स्ट्रेसफुल कंडीशन से एक सूटेबल हैबिटेट की ओर, हॉस्पिटेबल एरिया की ओर, मीन्स रहने लायक एरिया की ओर माइग्रेट करता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, खासकर बर्ड्स एंड ह्यूमन
जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी गोवा में, तो गोवा के लोग शिमला चले जाएंगे, शिमला में अगर बहुत ठंड पड़ने लगेगी तो शिमला से गोवा आ जाएंगे। और क्यों, कैसे आएंगे? क्योंकि हम इतने रिच हैं कि कर सकते हैं। सो ह्यूमन में इतनी एटीपी है, और तो हम लोग माइग्रेट और माइग्रेशन हो सकता है। सस्पेंड होता है, सस्पेंड मतलब रोक देना, स्थगित कर देना। बैक्टीरिया, फंजाई एंड लोअर प्लांट्स जो हैं अपने एक्टिविटी को बिल्कुल सस्पेंड कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स। थिक वॉल्ड स्पोर्स बना लेते हैं। आप बैक्टीरिया में पढ़े भी होंगे, सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। फंजाई में पढ़े होंगे, जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आता है वो सस्पेंडेड स्पोर्स बना लेते हैं, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा वो स्पोर्स क्या होंगे, जर्मिनेट कर जाएंगे, और फिर नया फंजी, बैक्टीरिया और जो भी है वो आ जाएगा। बिग प्लांट्स, हायर प्लांट्स क्या करते हैं, सीड के फॉर्म में उस वक्त आ जाते हैं, और सीड उनको नेक्स्ट जनरेशन तक ले जाने में हेल्प करता है। मानिए वो डाई भी कर गए तो वो सीड फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट करेगा और उनके नेक्स्ट जनरेशन को आगे बढ़ाएगा। तो वो एक्सटिंक्ट नहीं करेंगे, उनकी संख्या मेंटेन रहेगी, क्योंकि इससे पहले वो एक डॉर्मेंट फेज में आ जाते हैं। हायर प्लांट, सीड्स एंड बैक्टीरिया, फंजाई, लोअर प्लांट्स एक थिक वॉल्ड स्पोर्स फॉर्मेशन कर देते हैं। ये सभी आपको याद करने होंगे। सस्पेंड की एक्टिविटी किसमें है। कुछ एनिमल्स हाइबरनेट करते हैं, ये विंटर से बचने के लिए। कुछ एनिमल्स लाइक स्नेल्स एंड फिशेज एस्टिवेशन करते हैं गर्मियों से बचने के लिए। कुछ एनिमल्स जो हैं लाइक जू प्लैंकटन, छोटे छोटे एनिमल्स जो एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं, छोटे एनिमल्स, उनको जू प्लैंकटन कहते हैं। वो डायापॉज करते हैं। मीन्स व्हाट इज डायापॉज? पॉज मीन्स रुक जाना, थोड़ी देर के लिए रुकना। तो स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट, थोड़ी देर के लिए वो अपने डेवलपमेंटल स्टेज को सस्पेंड कर देते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज डायापॉज विच टेक्स प्लेस इन जू प्लैंकटन। तो एस्टिवेशन किस में होता है? स्नेल्स एंड फिशेज में। डायापॉज किस में होता है? जू प्लैंकटन में। हाइबरनेशन किस में होता है? लाइक पोलर बियर, एम्फीबियंस में। उसी तरह सस्पेंड किस में आता है? सस्पेंड की एक्टिविटी फंगी, बैक्टीरिया, लोअर प्लांट्स। हायर प्लांट्स कैसे बचते हैं? सीड्स फॉर्मेशन करके। माइग्रेशन किस में होता है? बर्ड्स एंड एनिमल्स में। कन्फर्मेशन किसका है? तो 99% of the animals and nearly all plants are conformers and they confirm their body activity. Regulators में कौन कौन होते हैं? Mammals and birds, because they are rich enough, they have many ATPs to regulate their body environment, and very few lower vertebrates and invertebrates. So this is very important, and this graph is very important, which is showing the level of internal body organization and external organization, how they are behaving. Conformers do not keep on changing their internal body level with the external level, so they have to perform different activities or they have to suspend or estivate or hibernate to stop their activity or to cope up with the external environment. Regulators जो हैं वो कुछ भी हो जाए बाहरी दुनिया, वो अपने अंदरूनी दुनिया को, इंटरनल लेवल को मेंटेन किए हुए रहते हैं बाय द एक्सपेंडिचर ऑफ ATP। पार्शियल कुछ रेगुलेट करते हैं और थोड़ा बहुत कन्फर्मेशन की एक्टिविटी भी करते हैं। सो इन दिस टॉपिक remember all the examples who are conformers, who are regulators, who are partial regulators, and what is the characteristics of homeostasis, or why small hummingbirds are not found in polar region. These all are important questions in this topic, and read this topic whole, this chapter, read line by line, understand each line please. Okay, thank you.